हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 देखेंगे हम संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, और इन सारी डिटेल्स को हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि हमारे क्लास 10 ज्योग्राफी से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जो पर्यावरण में उपलब्ध है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड है, अगर वो उसको पूरा कर सकती है, और जिसको बनाने के लिए ना हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है। ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जो पर्यावरण में उपलब्ध है और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, और उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी उपलब्ध है, तो वो चीज़ जो होती है संसाधन कहलाती है। और जिसको ना आर्थिक रूप से संभाव्य हो जो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो वस्तु क्या होती है? एक संसाधन कहलाती है। राइट, आगे देखते हैं हम। संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? संसाधनों का वर्गीकरण 4 तरीकों से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स कैसे उत्पादन हुआ उनका, और समाप्यता वो ख़त्म होंगे या नहीं, उनका लिमिट कितना है वो कितने नहीं है। और स्वामित्व के आधार पर, उनका जो हमारे संसाधन है उस पर किसका किसका स्वामित्व है उसके आधार पर। और विकास के स्तर के आधार पर कि किस प्रकार ये विकास हुए हैं, उनके विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों को वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो हम जैव संसाधन और अजैव संसाधन 2 तरीकों से इनको डिवाइड कर सकते हैं। राइट, और अगर हम समाप्यता के आधार के पर बात करें तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में बांट सकते हैं। और अगर हम स्वामित्व के आधार पर बात करें तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन वाले, ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। राइट, और अगर हम विकास के स्तर के आधार पर बात करें तो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, और भंडार और संचित कोष। तो आगे की स्लाइड में हम इनको डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 तरीके के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जो जैव संसाधन होते हैं ना, वो संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किनसे होती है? जीव मंडल से। और तथा जिनमें ना जीवन व्याप्त है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। उनकी प्राप्ति भी जीव मंडल से होती है और उनमें जीवन व्याप्त है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सारी चीज़ें क्या है? ये भी तो एक संसाधन है। मनुष्य भी एक संसाधन है, इनमें जीवन है। राइट, और ये जीव मंडल से ही मिले हैं, इसीलिए इसको कहते हैं जैव संसाधन। और अजैव संसाधन क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुएं से बनती हैं ये, ठीक है। और ये सारे संसाधन ना अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टान, धातु, ये भी तो हम यूज़ करते हैं, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना। ये भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो ये भी एक संसाधन है, परंतु इनमें जान नहीं है। ये निर्जीव वस्तु हैं जिनसे ये बने हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम अजैव संसाधन। ठीक है, जिन निर्जीव वस्तुएं। राइट, आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं हम समाप्यता के आधार पर, मतलब ये समाप्यता के आधार पर कि ये कभी ख़त्म होंगे या नहीं, कितनी लिमिट है इनकी, उसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनको किसी टेक्नोलॉजी द्वारा या यंत्र की प्रक्रिया के द्वारा अगर पुनः उत्पादन किया जा सकता है तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि उनको पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, नवीनता आ सकती है उसमें, इसलिए उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, ये तो कभी कभी ख़त्म भी नहीं होंगे ना। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो जल्दी कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन, जैसे कि सौर ऊर्जा। जब तक सूरज है, जब तक सौर ऊर्जा अवेलेबल होएगा, पृथ्वी में जब तक हवा है, हम पवन ऊर्जा बना सकते हैं। राइट, तो इसीलिए नवीकरणीय संसाधन जिनको प्रॉपर भौतिक, रासायनिक या यंत्रों की सहायता से पुनः उत्पादन किया जा सकता है, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। राइट, और जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है वो है अनवीकरणीय संसाधन।
मतलब ऐसे संसाधन जिनको में नवीनता नहीं ला जा सकती, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इन संसाधनों को बनने में ना लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि तेल, कोयला, इनको बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये एक ही बार उपयोग में खत्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं हम स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर दो तरीके के संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। और आगे दो और टाइप्स के होते हैं, वो हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जिन संसाधनों का इस्तेमाल निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, जैसे कि भूखंड, घर व अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति। जैसे कि आपका घर है, उस घर में आपका अधिकार है, तो वो क्या हुआ, उस पे निजी हक किसका हुआ, आपका। तो इसीलिए उसको, जिन संसाधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है, किसी एक व्यक्ति का होता है, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, राइट। और जब सामुदायिक स्वामित्व वाले की बात करते हैं, तो जैसे कि पार्क होता है ना, तो वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय करते हैं, किसी भी समुदाय के जो सारे सदस्य होते हैं वो करते हैं, उनको हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे कि पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल के मैदान हो गए, ठीक है, वो पूरे समुदाय के लिए होते हैं। तो इसीलिए जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है, उसको हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, राइट। तो देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जितने भी तरीके से संसाधन मिलते हैं ना हमें, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, राष्ट्र के संसाधन होते हैं। अगर आपका घर भी है तो वो उससे पहले राष्ट्र का स्वामित्व है। तो मतलब जितने भी संसाधन है ना, वो पहले राष्ट्र के ही संसाधन है, ठीक है। तकनीकी तौर से सभी संसाधन जो है वो राष्ट्र के ही हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई घर है, मकान है, अगर उस घर के मकान के नीचे कुछ मिलता है, जैसे पेट्रोल मिल गया या कुछ कीमती चीज़ मिलती है, तो अगर वो सरकार को पता चलता है तो वो भूमि सरकार के कब्जे में जा सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि तकनीकी रूप से सारी जो संसाधन है वो राष्ट्र के ही होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं ना जिन पर ना ही किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, ना ही किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होते हैं, उनका अधिकार होता है उन संसाधनों पर, ठीक है। और वो कौन से संसाधन होते हैं, जैसे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर, जिनको हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं, से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे इंडिया का नीचे का हिस्सा है और ये इतनी दूरी पर यहाँ पर कोई संसाधन है और ये जो डिस्टेंस है ये है 200 किलोमीटर का। तो 200 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर जो समुद्री मील का रास्ता होता है, उसके बाद जो ये संसाधन है, इस पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं है। इसको हम कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, राइट। तो जो ये डिस्टेंस पे जो ये संसाधन है, इस पे किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है ये, ठीक है। इसीलिए इस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ही अधिकार होता है, राइट। और इसको कोई भी राष्ट्र अपने मन मर्जी से अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर सकती है, इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, राइट। तो 200 किलोमीटर की मील दूरी पर जितनी भी संसाधन होती है वो किसके होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट है हमारा विकास के स्तर के आधार पर, मतलब विकास कैसे हुआ है, उनका विकास कैसे कैसे किया जा रहा है उसके आधार पर। तो पहला हमारा होता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, मतलब ऐसे संसाधन जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कि इनका नाम से पता चल रहा है संभावी, संभावना है, पर होता क्या है कि वो हमारे देश किसी भी प्रदेश में उपलब्ध तो है, प्रेजेंट टाइम में है, पर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कि भारत के पश्चिम भाग, जिधर पश्चिम की ओर क्या होता है, हमारा राजस्थान, गुजरात है ना, तो यहाँ पे क्या है कि सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है इसकी पर्याप्त संभावना है, इसका हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, पर इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है हमारे पास टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण, जिसलिए हम इसको कहते हैं संभावी संसाधन, जिनकी संभावना तो है परंतु उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और नेक्स्ट देखते हैं हम विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और
जिनको उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन ऐसे, जैसे इनका नाम से पता चल रहा है कि जो विकसित हो चुके हैं और जिनकी जो मात्रा है और उनका पूरा प्रॉपर सर्वेक्षण करने के बाद उनकी मात्रा गुणवत्ता बता दी गई है कि वो इतनी मात्रा में अवेलेबल है और इसके गुण ये हैं, राइट। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा भंडार। भंडार क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये ऐसे संसाधन तो उचित टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से जो भंडार के संसाधन है उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे देखिए, उदाहरण से समझिए, जैसे कि जल होता है, उसको दो ज्वलनशील गैसें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। मतलब जल कैसे बनता है? H2O। जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके बनता है ना, और जिसको ना ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। जल से हम बिजली बहुत अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, परंतु हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी कमी है, जिसके कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं भंडार, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा संचित कोष। तो संचित कोष जो है वो ऐसे संसाधन होते हैं वो जो कि भंडार का ही एक हिस्सा होते हैं, ठीक है, और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि बांधों में जल, वन और आदि, जो कि संचित कोष कहते हैं, ठीक है। भंडार क्या है? जिनका हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसका यूज़ करने के लिए, राइट। और जो संचित कोष होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी भंडार के ही हिस्से होते हैं, परंतु संचित कोष को उपलब्ध है, उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है परंतु हम कर नहीं रहे हैं उसका उपयोग, ठीक है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन होते हैं संचित कोष। तो आई होप कि आपको भंडार और संचित कोष में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। भंडार का तो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम यूज़ नहीं करते, और संचित कोष का हमारे पास टेक्नोलॉजी है परंतु अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है उसका इस्तेमाल। अब हम देखते हैं संसाधनों का विकास करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और परंतु ये जो संसाधन है इतना महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद कुछ व्यक्ति ऐसे लालच होते हैं, कुछ व्यक्तियों में ऐसे इतना लालच होता है कि उनके लालचवश ना जो संसाधन है उनका ह्रास हो रहा है, उनकी नुकसान हो रहा है, उनकी कमी हो रही है, राइट। तो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में होता क्या है कि जो समाज है उसके कुछ ही लोगों के हाथों में जो है संसाधनों का संचय है, जिसमें जो समाज है वो दो हिस्सों में बट गया है, संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब। तो ऐसे इस तरीके से संसाधन बट चुके हैं हमारे समाज में कि एक के पास बहुत ही ज़्यादा संसाधन है और एक के पास उसके दैनिक उपयोग के लिए भी संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। ऐसे बीच में संसाधन जो है वो बट चुके हैं, और जो संसाधन है उनके अंधाधुंध शोषण ने जो वैश्विक परिस्थितियां जैसे संकट है उनको पैदा कर दिया, जैसे कि भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? संसाधनों का हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं बिना सोचे समझे, मन मर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है, जो पारिस्थितिकी संकट है वो उत्पन्न हो रहा है, राइट। और जो मानव जीवन की गुणवत्ता है और जो वैश्विक शांति है उसके लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा बहुत आवश्यक है। मतलब सभी को संसाधन उपलब्ध हो, ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत सारे, किसी के पास आवश्यकता के लिए, उपयोग के लिए भी ना हो, राइट। तो इसीलिए मानव के जो जीवन की जो गुणवत्ता है उसके लिए जो संसाधन है उनका न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। तो संसाधनों का विकास भी आवश्यक है और उसका न्याय संगत बंटवारा भी आवश्यक है। तो आई होप कि आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सतत आर्थिक विकास, ये क्या होता है।
संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी भी जो आवश्यकता है, नीड है, वो भी पूरी हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वो संसाधन बच जाए। तो ऐसे संसाधन का उपयोग करना, इस तरीके से उपयोग करना ही सतत आर्थिक विकास होता है। राइट। तो सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से होता है जो पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करे। मतलब ऐसा उपयोग जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, वर्तमान की भी आवश्यकता पूरी हो और भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को भी उपेक्षा ना करे। राइट। तो ऐसे विकास को कहते हैं सतत आर्थिक विकास। अब हम देखते हैं संसाधन नियोजन। संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो जो संसाधन नियोजन है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। इसमें कुछ सोपान होते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला देखें तो हम पहला क्या होता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर, देश में जितने भी प्रदेश हैं सब जगह संसाधनों की पहचान कर लो और उनकी तालिका बनाना। राइट। और इस कार्य में जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, जैसे क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगा लेना कि कितना गुण है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसमें क्या क्या गुण है और उनका मापन करना आदि शामिल होता है इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने में। ठीक है। और सेकंड सोपान क्या है हमारा कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। मतलब जो संसाधन है उनकी विकास योजना लागू करना और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उपयुक्त और जो कौशल है उसके लिए एक ढांचा तैयार कर देना जिससे संसाधनों का विकास हो सके। ठीक है। और जो संसाधन है उनका विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। मतलब जो हमारे संसाधन है उनके विकास योजनाओं और जो राष्ट्रीय विकास योजना है उसमें समन्वय स्थापित करना, मतलब एक साथ हो सके इसलिए समन्वय स्थापित करना, तालमेल बिठाना। राइट। और आगे देखते हैं हम कि भारत में भूमि संसाधन, जो भारत में हमारे बहुत तरह के हमारे पास संसाधन है, उनमें से एक है भूमि संसाधन। तो हम भूमि संसाधन को आगे देखने जा रहे हैं। तो जो भूमि संसाधन है, भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। राइट। जो कि लगभग 43%, जो 43% प्रतिशत है वो भू क्षेत्र जो है वो मैदान से है और जो कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। कृषि के विकास के लिए, उद्योग के विकास के लिए जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। और लगभग जो 30% भू क्षेत्र है उस पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। जो 43% है वो तो मैदान है और जो 30% है उस पर पर्वत हैं। ठीक है। जो कि बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं। ठीक है। और जो पर्यटन के विकास के लिए भी बहुत अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कराती है और पारिस्थितिकी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो 30% भू क्षेत्र है जो कि पर्वत में स्थित है। राइट। और जो लगभग 27% जो बच जाता है हिस्सा वो पठारी क्षेत्र में, ना वो पहाड़ है ना वो मैदानी क्षेत्र, वो पठारी क्षेत्र में है जिसमें कि खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन, इन सभी का अपार संचय कोश है। बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें उपलब्ध है पठारी क्षेत्र में। राइट। तो भारत में भूमि कुछ इस प्रकार से बटी हुई है, भूमि संसाधन। और भारत में जो भू उपयोग है उसका जो प्रारूप है वो उपयोग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, जो भारत में उपयोग हो रहा है उसको निर्धारित करने वाले तत्व हैं, जैसे कि भौतिक कारक, जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। मानवीय कारक है ना, भौतिक कारक होते हैं भू आकृतिक, जलवायु और मृदा। ठीक है। भौतिक कारकों में क्या जाते हैं? भू आकृति, जलवायु और मृदा। और मानवीय कारक भी होते हैं जैसे कि जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा एटसेट्रा। तो ये 2 टाइप से जो कि भारत में भू उपयोग के निर्धारित करते हैं। पहला होता है भौतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। राइट। और आगे देखते हैं हम भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। जो भूमि है उसका निम्नीकरण क्यों हो रहा है और उसको बचाने की, संरक्षण की उसकी ज़रूरत क्यों है? कुछ मानव क्रियाएं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे होता है ना, पशुओं को बहुत ज़्यादा चरवा देना एक ही जगह से और अत्यधिक खनन होना, ये सभी जो कारण है भूमि निम्नीकरण के में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और जो भूमि निम्नीकरण है उसको रोकने के उपाय हो सकते हैं
अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वनीकरण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, जो चारागाह है उनका उचित प्रबंधन, ठीक है। और जो पशुचारण नियंत्रण है, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों, जो जहाँ पे रेतीले टीले हैं वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ लगाया जाए, ठीक है, ताकि वो जो रेतीले टीले हैं वो उड़े नहीं हवा में, कांटेदार झाड़ियों की वजह से वहाँ पे रुक सके। और जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन हो, और जो खनन अत्यधिक हो रहा है उस पर नियंत्रण लगाया जाए अगर भूमि निम्नीकरण को रोकना है तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अब हम देखते हैं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या होते हैं? तो मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और जो मृदा है उसका वर्गीकरण मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, उनमें रासायनिक और जो भौतिक गुण हैं उनके आधार पर किया जाता है मृदाओं का वर्गीकरण। वो बने कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, गठन कैसा है, कौन से गुण उनमें उपलब्ध है, उसके आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। और मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है, आगे हम देखते हैं। पहला है हमारा जलोढ़ मृदा। ये क्या होती है? जो हमारे भारत की जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है ना, उसमें जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है। और पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी नदी के जो डेल्टा है वो भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। और जो हमारा उत्तरी मैदान है वो भी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और क्योंकि ये जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसके कारण ना जलोढ़ मृदा वाले जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज़्यादा गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है। जहाँ पे कृषि अधिक होगी वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। तो क्योंकि जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसके कारण जहाँ जहाँ पर ये जलोढ़ मृदा है वहाँ पर अत्यधिक खेती की जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, राइट। और जो अधिकतर जलोढ़ मृदाएं होती हैं उनमें पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, ठीक है, जो इसे गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और जो दलहन है फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं, ठीक है। जो जलोढ़ मृदा हमारे भारत के जो उत्तरी जो क्षेत्र है ना, ये जो उत्तरी जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये गन्ना, गेहूँ, अनाज, इन सारी फसलों का खेती किया जाता है। और आगे है हमारी काली मिट्टी। तो ये जो मृदा होती है इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, और इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या होता है, तो रेगर मृदा भी हम काली मिट्टी को ही कहते हैं। और जो काली मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत उचित समझी जाती है, और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगर मृदा भी इसको कहते हैं, काली मृदा भी, और कपास काली मृदा भी, ठीक है। काली कपास मृदा भी इसी का नाम है, राइट। और ये जो मृदा है वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पत्थर हैं उन पर पाई जाती है, राइट। और जो दक्षिण पूर्वी दिशा है उसमें गोदावरी और जो कृष्णा नदियों की जो घाटियां हैं यहाँ तक ये काली मृदा जो है वो फैली हुई है। और जो काली मृदा है वो बहुत ही महीन, इसमें बहुत ही छोटे छोटे महीन कण होते हैं, अर्थात मृत्तिकों से बनी होती है ये, और इनकी जो नमी है वो धारण करने की क्षमता जो है बहुत अधिक होती है। और ये जो मृदाएं हैं वो कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश आदि से इनमें तत्व परिपूर्ण होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लाल और पीली मिट्टी। तो जो लाल मिट्टी होती है वो दक्कन के पठार के, जो हमारा दक्कन का पठार है, ये जो हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे जो जितनी, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा, सॉरी अच्छे से नहीं बन रहा है, तो ये जो हमारा कुछ इंडिया है इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा उत्तरी का क्षेत्र हो जाता है, और ये जो हमारा दक्षिण का क्षेत्र, और यहाँ पे जो है ये हमारा होता है दक्कन का पठार, ठीक है। तो ये जो हमारा दक्कन का पठार है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लोगों को लाल और पीली मृदा मिलती है, ठीक है, जो कि रवेदार और आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो दक्कन के पठार में हमें लाल और पीली मृदा मिलती है, और दक्षिण हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों से बनी है इसलिए इनका जो रंग है वो लाल होता है, ठीक है। और पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित, यहाँ पे थोड़ी कम वर्षा होती है वहाँ पे ये विकसित हुए हैं। और जो लाल और पीली मृदा है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा
के मैदान और जो दक्षिण छोर पर जो पश्चिमी घाट है क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर ये पाई जाती है, राइट। और फिर जो इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टानें हैं उसमें, क्योंकि इनमें लौह धातु के गुण होते हैं जिसके कारण इन मृदाओं का रंग लाल होता है, राइट। और आगे देखते हैं हम लेटेराइट मृदा। तो जो लेटेराइट मृदा होती है वो उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है, वहाँ पर लेटेराइट मृदा विकसित होती है। और ये मृदा जो है मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। और ये जो मृदा है इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत ही कम पाई जाती है। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वन मृदा क्या होती है। तो ये मृदा क्या होती है, आमतौर पर जो पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आते रहता है। जैसे पर्यावरण, पर्वत में क्या होता है, पर्यावरण बदलते रहता है ना, उसके अनुसार ही यहाँ पर बदलाव आते रहता है। और जो नदी घाटियाँ हैं उनमें ये मृदाएं जो है वो दोमट होती है। जो नदी घाटियों के पास होती है वो दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु जब ऊपरी ढालों पर जाते हैं तो इनका जो गठन है वो मोटे मोटे कणों का हो जाता है। और ये नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। और विशेषकर जो नदी सोपान होते हैं ना और जो जलोढ़ होते हैं उनमें पंखों आदि में ये मृदाएं जो है वो उपजाऊ होती हैं, वन मृदा। अब हमने तो देख लिया हमारे कितने तरह की मृदा होते हैं। अब जो मृदा है उनका अपरदन क्यों हो रहा है और उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, हम वो देखते हैं। तो जो मृदा अपरदन है और जो संरक्षण है, मृदा के कटाव और उसके बहाव को प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन होता क्या है, तो जैसे होता है ना मृदा पानी के बहाव की वजह से क्या हो जाता है वो कट जाता है और वो बह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है मृदा अपरदन हो जाता है। और जो मृदा अपरदन के जो प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं, या तो पवन यानी कि हवा, हिम नदी और जो जल मृदा है अपरदन की। और देखिए जब मृदा अपरदन के 3 कारक होते हैं, पवन, हिम नदी और जल, जो कि मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं, राइट। और मानवीय कारक क्या हो सकते हैं, जैसे कि वनोन्मूलन, वन को उखाड़ लेना, अति पशुचारण, ज़्यादा से पशुचारण करा देना ज़रूरत से ज़्यादा, और निर्माण और खनन, ये भी क्या है एक मृदा अपरदन के मानवीय कारण में आते हैं। और जो मृदा संरक्षण है, मतलब मृदा को बचाया कैसे जाए, उसके लिए सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जा सकती है। उनके लिए क्या हो सकता है कि सीढ़ीदार कृषि करी जा सकती है। कुछ ऐसे यहाँ पे करी कृषि, फिर थोड़ा नीचे आके यहाँ पे करी, फिर थोड़ी यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि एक सीढ़ीदार कृषि हो जाएगी, ठीक है। और पट्टी कृषि कर सकते हैं, पेड़ों को कतार में लगा सकते हैं। जैसे होता है ना कि ये पूरा लाइन है और यहाँ पे पेड़ों को ऐसे कतार में लगा दिया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा एक रक्षक मेखला बन जाती है, एक ही कतार में दोनों ओर, एक ही कतार में, और ये बीच में रोड है, तो इससे क्या होता है कि रक्षक मेखला बन जाता है। तो जिससे क्या होता है मृदा संरक्षण के उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मृदा संरक्षण के उपाय थे। और मृदा अपरदन के 2 तत्व जो कि प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक होते हैं उनको हमने देखा। अब हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत पोषणीय विकास एक आर्थिक विकास है, जिसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और जो वर्तमान की विकास की प्रक्रिया है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ये क्या होता है सतत पोषणीय विकास। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर का, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, हम उसको देखने जा रहे हैं। तो ये जो सम्मेलन है रियो डी जेनेरो वो 1992 जून में हुआ था, जिसमें 100 से भी अधिक राष्ट्रों के जो अध्यक्ष होते हैं वो शामिल हुए थे। कहाँ पर, ब्राज़ील के में एक शहर है रियो डी जेनेरो, जिसकी वजह से इसका नाम रियो डी जेनेरो भी पड़ा था। तो ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ पे ये क्या था, एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, जहाँ पे 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, राइट।
और इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था कि विश्व स्तर पर जितने भी पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याएं हो रही है ना, उनका हल, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसी के तहत था एक एजेंडा 21। ये क्या था? एक घोषणा पत्र था जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, जो कि तत्वाधान में जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके द्वारा स्वीकृत की गई थी। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उन सभी ने इस एजेंडे पर हस्ताक्षर किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, और जिसका उद्देश्य समान हित, मतलब सभी के समान हित हो, और पारस्परिक आवश्यकताओं एवं जो वन सम्मिलित जिम्मेदारियां हैं उसके अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो गरीबी हो रही है, जो रोग जो बीमारियां फैल रही हैं, उससे नुकसान पहुंचाने के लिए ये एजेंडा बनाया गया था। और इस एजेंडा पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर भी किए थे। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय जो है वो अपना एजेंडा 21 तैयार करेगी, अपना 21 एजेंडा तैयार करेगी प्रत्येक स्थानीय निकाय। तो ये था एजेंडा 21, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक, रियो डी जेनेरो और एजेंडा 21, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसी के साथ साथ जो ये पूरा चैप्टर है हमारा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और आपके नॉलेज के लिए भी। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा प्ले कीजिएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है आपको तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।